दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बजट 2022 विकलांगों के माता पिता के लिए धारा 80 DD के तहत नई कर राहत पेश कर रहा है। भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए और क्या कर सकती है वित्त मंत्री। विकलांग कोविड रोगियों को लंबे समय तक अस्पताल में रहने का तथा फिर से भर्ती होने का खतरा अधिक। ओडिशा पंचायत चुनाव में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का नामांकन पत्र कर दिया खारिज। उम्मीदवार ने की चुनाव आयोग से मदद की गुहार। विभिन्न राजनीतिक दल विकलांग समुदाय की कर रहे हैं उपेक्षा। 2 विकलांगता कार्यकर्ताओं ने किया RPWD अधिनियम 2016 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। विकलांग जनों के लिए शहरों को समावेशी बनाने पर आयोजित हुआ ई-संवाद। तमिलनाडु में विकलांग बच्चों के लिए जल्द ही घर घर में आएगी नई शिक्षा प्रणाली। सरकार ने कहा मानसिक रूप से विकलांग बच्चा है पारिवारिक पेंशन का हकदार। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।
वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। विभिन्न राजनीतिक दल विकलांग समुदाय की कर रहे हैं उपेक्षा। दोस्तों, जब 5 राज्यों के चुनाव लिए जा रहे हैं तो एक मतदान समुदाय ऐसा भी है जो अक्सर सभी चुनाव प्रवचनों से छूट जाता है। एम करुणानिधि 2014 में तमिलनाडु राज्य विधानसभा से ये कहते हुए बाहर आ गए थे कि इसमें विकलांगों के अनुकूल कोई सीट नहीं है। 5 बार के मुख्यमंत्री जो व्हील चेयर पर थे, उन्होंने ये बात कही है। विकलांग समुदाय को उस समय उम्मीद थी कि कम से कम कुछ तो बदलाव आएगा, लेकिन उन्हें निराशा हुई। बहुत कुछ नहीं बदला। इसने विकलांग अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जीटीबी अस्पताल के प्रोफेसर और पोलियो से बचे हुए लोगों को परेशान कर दिया। उनका मानना है कि ये एक ऐसा पॉइंट था जब विकलांग समुदाय के लिए पहुंच का मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। सिंह ने आउटलुक को बताया कि करुणानिधि मांग कर सकते थे कि विधानसभा व्हील चेयर का उपयोग करने वाले लोगों को समायोजित करे। सिंह विकलांग लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और गाजियाबाद में मतदान केंद्रों को सुलभ बनाने के लिए एक विकलांगता आइकॉन है। वे कहते हैं कि राजनीतिक दल हमें वोट देने वाले समुदाय के रूप में नहीं मानते, इसीलिए राजनीतिक दल अक्सर हमारे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करते हैं। मैंने विभिन्न घोषणा पत्र पढ़े हैं और उसमें विकलांगों के लिए सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स ही पाए हैं, और वे भी सिर्फ दिखावे भर के लिए थे। 2016 में भारत में विकलांग व्यक्तियों की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 40,000 विकलांग लोग रहते हैं। फिर भी विकलांग समुदाय के मुद्दों को आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। यूपी के एटा जिले के एडवोकेट अमित कुमार यादव कहते हैं कि पूरे यूपी में अधिकांश विकलांग लोग गांवों और छोटे शहरों में रहते हैं, जो अक्सर मतदान के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि शायद ही वहां सुलभ बूथ हो। मुझे पोलियो है और मैं 75% विकलांग हूँ। मैं स्कूटी लेकर घूमता हूँ। मान लीजिए अगर मैं मतदान के लिए जाता भी हूँ, मैं अपनी स्कूटी को अंदर नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे व्हील चेयर की जरूरत होगी। लेकिन बूथों पर आम तौर पर ये नहीं होती है। दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित एक मतदान केंद्र का नेतृत्व किया था। इसमें रैंप, व्हीलचेयर, वॉलंटियर, ब्रेल ईवीएम और सांकेतिक भाषा के दुभाषीय जैसी सुविधाएं थी ताकि चुनाव में कोई परेशानी न हो। भारत के चुनाव आयोग ने इन प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा भी की। अब वे गाजियाबाद में भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बूथों की कमी सबसे बड़ी समस्या है जिस पर शायद ही ध्यान जाता है। विकलांग समुदाय के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रमुख समस्याओं में से एक सुलभ शौचालय है। श्री यादव कहते हैं कि किसी भी योजना के तहत बनाए गए शौचालय विकलांगों के अनुकूल नहीं है, इसीलिए विकलांग लोग सुलभ शौचालय जैसी बुनियादी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए अगर मुझे खुले शौचालय में जाना पड़े क्योंकि सुलभ शौचालय नहीं है, तो मैं पानी की बोतल कैसे पकड़ूंगा? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक पूर्ण विकलांगता वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कैसे जी पाएगा। वाराणसी के दृष्टिबाधित हास्य अभिनेता अभय कुमार, जिन्होंने राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम बनाया है, ऐसा ही महसूस करते हैं। वे उस स्कूल को बचाने में असमर्थता के बारे में रोते हैं जहां उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वाराणसी के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय चैरिटेबल आवासीय विद्यालय 9वीं से 12वीं तक बंद कर दिया गया।
शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। सभी सरकारी स्कूल विकलांग लोगों के लिए दुर्गम है और ऐसे में हमारा स्कूल इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसे चैरिटी नहीं मिल रही थी। अब हमारी शिकायतें कोई नहीं सुन रहा है। हम हर राजनेता के पास पहुंचे। ऐसा इसलिए है कि उन्हें लगता है कि हम वोट नहीं करते हैं। कुमार का मानना है कि चूंकि विकलांग समुदाय किसानों और अन्य लोगों की तरह दबाव समूह नहीं बना सकते हैं, तो वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे। सरकार उनकी आवाज दबा देती है। कुमार आगे कहते हैं कि हमारा दर्द बहुत बड़ा है क्योंकि कोई भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है। हालांकि मायावती सरकार में थोड़ा काम हुआ है। कुछ नेत्रहीन विद्यालयों का निर्माण किया गया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में लाया गया है। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं किया गया। हालांकि भाजपा विकलांग समुदाय के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे राज्य के महत्वपूर्ण समूहों में से एक है। योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में 100 शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मोटर चालित 3 पहिया साइकिल प्रदान करेगी। श्री आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, हमारी सरकार विकलांग लोगों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श वाक्य के साथ काम करती है। हम उनकी प्रतिभा को विकसित करने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने का प्रयास करते हैं। हम हर जिले में 100 दिव्यांगजनों को मोटर चालित ट्राइसिकल उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि कुमार ऐसी नीतियों को प्रभावी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि सरकार द्वारा लाई गई नीतियां अक्सर ऐसी ही होती है जैसे सरकार हम पर कुछ एहसान कर रही हो। इस पर उन्हें विकलांग समुदाय की सहानुभूति भी प्राप्त होती है। ये काफी हद तक उन समस्याओं को अनदेखा करता है जिनका वे दैनिक जीवन में सामना करते हैं। डॉक्टर सिंह इसे हमारे समाज की मनोवृत्ति की समस्या मानते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, मैं एक बूढ़े जोड़े से मिला जो चलने में असमर्थ था, लेकिन उन्होंने व्हीलचेयर नहीं ली क्योंकि व्हीलचेयर को कमजोरी का संकेत माना जाता है, जबकि अन्य देशों में व्हीलचेयर सार्वभौम डिजाइन का एक हिस्सा है। ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है। इसीलिए भारत में कोई भी विकलांगता कमजोरी की निशानी बन जाती है। इस तरह की मानसिकता हमारे नीति निर्माताओं को विकलांगों की बारीकियों के बारे में गंभीर रूप से सोचने और एक सुलभ बुनियादी ढांचा बनाने के लिए मजबूर नहीं करती है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। चुनाव आयोग ने विकलांग लोगों के लिए भी डाक मतपत्रों का विस्तार किया है। हमारे पैरालंपिक प्लेयर्स भी लोगों को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में विकलांग समुदाय के लिए चीजें बदलेंगी। 2 विकलांगता कार्यकर्ताओं ने किया RPWD अधिनियम 2016 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, 2 कार्यकर्ताओं ने RPWD अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन शुरू किया है और अधिक से अधिक विकलांग लोगों तक पहुंचने के लिए वे प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य विकल्पा चेतना रक्षा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर पुटप्पा और कर्नाटक सरकार की जिला इकाई दिव्यांग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवप्पा राठौड़ जुलाई 2021 से वस्तुतः गूगल मीट पर RPWD अधिनियम पर जागरूकता वार्ता कर रहे हैं। चंद्रशेखर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंपा नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि रविवार को शाम 4 बजे से नियोजित इन सत्रों के दौरान अधिनियम के अध्यायों पर चर्चा की जाती है। चंद्रशेखर ने ये भी बताया कि अब तक ऐसे 26 सत्र पूरे हो चुके हैं और 30 जनवरी रविवार को नियोजित 26वें सत्र में RPWD अधिनियम 2016 के 7वें अध्याय में कॉलम 30 में हाईलाइट किए गए विकलांग व्यक्तियों के निवारण आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। पिछले सत्रों में विकलांगों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिनियम के कर्नल 23 तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा की गई थी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बीमा योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया।
श्री चंद्रशेखर ने बताया कि बातचीत सत्र सक्रिय भागीदारी का गवाह बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप घंटे भर का कार्यक्रम शाम 7:30 बजे समाप्त होता है। और कहा कि सीमाओं के कारण केवल 100 लोगों को आभासी जागरूकता चर्चा में भाग लेने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार इन चर्चाओं को व्हाट्सएप ग्रुप विकला चेतनारा विकास पर भी साझा किया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारी बैठकों में पंचायत विकास अधिकारियों के सहित सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। पुलिस अधिनियम, आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय संविधान, शिक्षा का अधिकार, राजस्व अधिनियम, आयकर अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, शिक्षा अधिनियम, 1983 मोटर वाहन अधिनियम के बारे में शिवप्पा राठौड़ के अच्छे ज्ञान ने कई विकलांग लोगों की मदद की है। कुंडापुर के एक स्कूल में पीटी टीचर के पद पर कार्यरत वीरा राजेंद्र की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण वे बेड रिडन हो गए। एक सत्र में भाग लेने के बाद वीरा राजेंद्र को अत्यधिक लाभ हुआ और अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के भीतर उनकी दशक भर की शिकायतों का निपटारा भी किया गया। हावेरी जिले में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत शरणप्पा सज्जन को रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और दोनों सिरों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत जल्द ही शरणप्पा का पुनर्निवास भी किया जाएगा। शिवप्पा ने बताया कि हम अदालती मामलों पर भी चर्चा करते हैं ताकि ये उजागर किया जा सके कि विकलांगों के मामलों को 6 महीने के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर का कहना है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 एक शक्तिशाली अधिनियम है। इसको किताबों तक सीमित रखने की बजाय हम इस उद्देश्य से जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि सभी विकलांग लोग आरपीडब्ल्यूडी 2016 की मदद से खुद को सशक्त बनाएं और अपनी शिकायतों का समाधान करें। विकलांग जनों के लिए शहरों को समावेशी बनाने पर आयोजित हुआ ई-संवाद। फ्रेंड्स बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज प्रोग्राम बेसिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से सोमवार को बिल्डिंग सिटीज फॉर ऑल अ पर्सपेक्टिव ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन अर्बन डेवलपमेंट पर एक ई डायलॉग का आयोजन किया गया। इस ई संवाद के माध्यम से आइडियाज और विचारों का आदान प्रदान किया गया और सार्वभौम रूप से सुलभ और समावेशी भारतीय शहरों को विकसित करने पर भी चर्चा की गई। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने वाराणसी का केस स्टडी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की 15% से भी अधिक आबादी विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में आती है। पीडब्ल्यूडी को आम लोगों के बीच एक साधारण जीवन जीने में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों, सामुदायिक शौचालयों और अन्य सामुदायिक स्थानों या केंद्रों पर रैंप का अभाव, रेलवे और बस स्टेशनों पर होने वाली असुविधा इनमें से कुछ एक है। उन्होंने कहा कि वाराणसी को एक समावेशी और सुलभ शहर के रूप में विकसित करने के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास जैसे कि पार्कों का पुनर्विकास, बहुस्तरीय बेसमेंट पार्किंग, मच्छोदरी स्मार्ट स्कूल, रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेंटर और वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा कन्वेंशन सेंटर सुविधा विकलांगों के लिए अनुकूल बनाई गई है। डॉक्टर वासुदेवन ने वाराणसी शहर में पीडब्ल्यूडीज के सामने आने वाली चुनौतियों और पीडब्ल्यूडीज के लिए घाटों को कम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर और अन्य परियोजनाओं के रूप में पीडब्ल्यूडी के लिए एक सुलभ और समावेशी वातावरण बनाने के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए प्रयासों को उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। तमिलनाडु में विकलांग बच्चों के लिए जल्द ही घर घर में आएगी नई शिक्षा प्रणाली। फ्रेंड्स, स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया आउटलेट डीटी नेक्स्ट को बताया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में बताए गए विकलांगों के प्रकारों के संबंध में विशेष शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए आगे सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार द्वारा 18 साल तक के विकलांग बच्चों के लिए जल्द ही एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू कर दी जाएगी। ये ऐसे विकलांग बच्चों के लिए है जिन्हें नियमित कक्षाओं के लिए स्कूलों में आने में मुश्किल होती है। तदनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के तहत नई योजना उन छात्रों के दरवाजे तक शिक्षा लाएगी। ऐसे विशेष शिक्षक और चिकित्सक जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में विभिन्न अक्षमताओं को संभालने में विशेषज्ञता रखते हैं, इनको इन स्कूलों के विकलांग छात्रों की उम्र की पहचान करने के बाद नियुक्त किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित विकलांगों के प्रकारों के संबंध में विशेष शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए आगे सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये कहते हुए राज्य सरकार ने प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र के लिए शुरू में 10,000 रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके घरों में जाकर उन्हें इलाज भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इन लाभार्थियों की पहचान स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से की जाएगी, जिनके पास पंजीकृत हो गए विकलांग बच्चों का डेटा होगा। उनकी विकलांगता के स्तर को देखते हुए उन बच्चों को विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ने, लिखने और गणित जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री भी तैयार की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि विशेष शिक्षक आवश्यक शिक्षा प्रदान करने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार बच्चों के घर जाएंगे। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षित करते समय चिकित्सकों के साथ साथ शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक छात्रों के अध्ययन और सुधार पर संबंधित अधिकारियों को समय समय पर प्रगति की रिपोर्ट भी भेजेंगे। शिक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर योजना के मानकों में सुधार के लिए पाठ्यक्रम और पाठों को समय समय पर संशोधित किया जाएगा। साथ ही साथ चिकित्सक बच्चों की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी भेजते रहेंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि कुछ मामलों में मध्यम विकलांगता वाले धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो कम दिमाग के कारण स्कूल के बाहर हो जाएंगे, उन्हें नई शिक्षा प्रणाली के एक हिस्से के रूप में शारीरिक कक्षाओं में वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों, आइए जानते हैं Amazon प्राइम पर हाल ही में 3 ऑटिस्टिक फ्लैटमेट्स के बारे में जारी एक सीरीज एज वी सी इट के बारे में।
फ्रेंड्स, एज वी सी इट के पायलट एपिसोड की शुरुआत में हम हैरिसन से मिलते हैं, जिसे उसकी सहायक मैंडी द्वारा बाहर जाने और एक ब्लॉक चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैंडी उत्साहित होकर कहती है, तुमने ये सीख लिया। वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि हैरिसन, जो ऑटिज्म से ग्रसित है, एक विशिष्ट शहरी वातावरण के सभी शोर और रुकावटों को नेविगेट करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से एक भौंकने वाला कुत्ता हैरिसन के लिए बहुत ही खराब साबित होता है। वो जल्दबाजी में पीछे हट जाता है। बावजूद इसके मैंडी अपने फोन के माध्यम से उसे जारी रखने के लिए अपील करती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि दर्शकों को पहले से ही पता है कि ये सब यात्रा के बारे में है, मंजिल के बारे में नहीं। हैरिसन के अन्य 2 फ्लैटमेट्स जैक और वॉयलेट अपनी सीखने की यात्रा पर हैं। इस तरह के नेविगेशन के अनुरूप उन्होंने रास्ते में कई धक्कों और बाधाओं को पार किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाया गया है कि जैक अपनी नौकरी खो देता है क्योंकि वो अपने बॉस को अपने ऑटिज्म के बारे में बताता है। वॉयलेट को बर्गर बार में अपनी पोस्ट से हटाकर निचली पोस्ट दी जाती है क्योंकि वो एक ग्राहक को उसकी पत्नी और बच्चे के सामने ही उसका प्रेमी बनने के लिए कहती है। 25 वर्षीय वॉयलेट एक प्रेम संबंध रखने के लिए बेताब है, लेकिन ये ही नहीं जानती कि इसे कैसे पाया जाए। इस पर मैंडी और उसका भाई वैन उसे बताते हैं कि उसे अपने ड्रामा क्लब से ही एक प्रेमी की खोज करनी चाहिए, लेकिन वॉयलेट अडिग है कि वो किसी सामान्य व्यक्ति से ही मित्रता करेगी। फ्रेंड्स, इस सीरीज की असली खासियत ये है कि हैरिसन, जैक और वॉयलेट, इनका किरदार प्ले करने वाले अल्बर्ट रुटेकी, रिक ग्लासमैन और सू एन पीएन सभी रियल लाइफ में ऑटिस्टिक हैं और कहानी इन तीनों के बीच घूमती है। ये उन सभी टीवी और फिल्म निर्माणों से एकदम आगे है जहां अक्सर गैर ऑटिस्टिक अभिनेताओं को कास्ट किया गया है और ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जो मदद से ज्यादा नुकसान करती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, ये सीरीज हमें ऑटिज्म के बारे में कई अच्छी चीजें बताती है और फिर भी इस सीरीज में कुछ गलत मोड़ है। सीरीज के अनुसार मैंडी और वैन दोनों के जीवन में प्रेम और ड्रामा है। इससे ये सुझाव मिलता है कि हैरिसन, जैक और वॉयलेट की कहानियों को दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया है। हम देखते हैं कि मैंडी को मेडिकल स्कूल से ठुकरा दिया गया है और ये एक न्यूरो साइंटिस्ट बनने की उसकी इच्छा को तहस नहस कर देता है, लेकिन ये भी दिखाया गया है कि उसके भविष्य में अभी अन्य संभावनाएं मौजूद हैं। वो इन तीनों के साथ रहना चुन सकती है, लेकिन इनको छोड़कर मैंडी के पास कई विकल्प है। वैन के व्यस्त कामकाजी जीवन और उसकी बहन वॉयलेट के लिए जिम्मेदारियों का मतलब है कि उसके पास अपनी प्रेमिका के लिए बहुत ही कम समय है। एक स्पष्ट सवाल ये भी है कि हैरिसन शांत ग्रामीण सेटिंग में क्यों नहीं रह रहा, जहां बाहर की यात्राएं एक सुखद अनुभव हो सकती है बजाय कठिन परीक्षा के। जब मैंडी अपनी नौकरी वापस पाने के लिए जैक को उसके पूर्व कार्यस्थल पर ले जाती है तो वो उसे आंख मिलाने का आग्रह करती है। ये कम से कम कुछ ऑटिस्टिक लोगों के लिए एक अनुचित और हानिकारक बात है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि सीरीज के भविष्य के एपिसोड्स में इन खामियों पर कुछ काम किया जाएगा। स्क्रीन पर ऑटिस्टिक और न्यूरो डाइवर्सिटी प्रतिनिधित्व के पहले ब्लॉग से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बजट 2022 विकलांगों के माता पिता के लिए धारा 80 डीडी के तहत नई कर राहत पेश कर रहा है। फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए भले ही आम आदमी को टैक्स छूट में कोई राहत ना दी हो, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के मामले में दी जाने वाली छूट में एक नया प्रावधान किया है। अब विकलांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ पर टैक्स छूट प्रदान की जाएगी। यदि किसी विकलांग व्यक्ति के इलाज पर आप खर्चा कर रहे हैं तो इस सेक्शन के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। विकलांग व्यक्ति में माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहन हो सकते हैं जो संबंधित व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो। आयकर अधिनियम की धारा 80 डीडी विकलांग आश्रितों के रखरखाव के लिए निवासियों के लिए कटौती का प्रावधान करती है। इस बजट से पहले
धारा 80 DD ने पॉलिसी के प्रस्तावक को प्रीमियम राशि पर कटौती की अनुमति दी थी, लेकिन ये एक टर्म प्लान था जहां विकलांग व्यक्तियों को लाभार्थी होने पर प्रस्तावक की मृत्यु के मामले में ही केवल एक मुश्त या वार्षिकी भुगतान मिल सकता था। बजट 2022 ने विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावक के लिए एक नया कर लाभ पेश किया है। नए टैक्स SOP के अनुसार यदि विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक लाभार्थी के रूप में बचत जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो वे कुछ शर्तों के अधीन टैक्स से पहले सकल आय से कटौती के पात्र होंगे। इस टैक्स छूट का दावा उन मामलों में किया जा सकता है जहां पॉलिसी के लाभ या भुगतान शुरू होते हैं जबकि पॉलिसी का खरीदार अभी भी जीवित हो। दोस्तों, ये आयकर अधिनियम धारा 80 DD के तहत नई कर राहत जोड़ने का प्रस्ताव है। विकलांग आश्रित व्यक्तियों के लिए राहत वार्षिकी प्रदान करने वाली योजनाओं में निवेश की गई ऐसी राशि की कटौती के रूप में उपलब्ध है और विकलांगता की गंभीरता के आधार पर प्रति वर्ष 75,000 या 1,25,000 रुपए तक ही सीमित है। हालांकि वर्तमान में ऐसी कटौती केवल तब उपलब्ध है जब ग्राहक की मृत्यु के बाद वार्षिकी या एक मुश्त प्राप्य हो, लेकिन अब इसे बढ़ाने के लिए ढील दी गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक के जीवन काल के दौरान ऐसी राशि प्राप्त होने पर भी कटौती का विस्तार करने के लिए इसमें ढील दी गई है, बशर्ते योजना का भुगतान बंद कर दिया गया हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट 2022 के भाषण में कहा कि एक विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना ले सकते हैं। वर्तमान कानून माता-पिता या अभिभावक को कटौती का प्रावधान केवल तभी करता है जब ग्राहक यानी माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु पर विकलांग व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान या वार्षिकी उपलब्ध हो। ऐसी स्थितियां हो सकती है जहां विकलांग आश्रितों को अपने माता-पिता या अभिभावकों के जीवन काल के दौरान भी वार्षिकी या एक मुश्त राशि के भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। मैं इस प्रकार माता-पिता या अभिभावकों के जीवन काल के दौरान अर्थात 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माता-पिता या अभिभावकों पर विकलांग आश्रितों को वार्षिकी या एक मुश्त राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। फ्रेंड्स, यानी कि यदि विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक लाभार्थी के रूप में एक बचत जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए सकल आय से कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। इस टैक्स में छूट का दावा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां पॉलिसी के लाभ या भुगतान शुरू होते हो जबकि पॉलिसी का खरीदार अभी भी जीवित हो। भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए और क्या कर सकती हैं वित्त मंत्री? दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की योजना प्रस्तुत की है जिसे केंद्रीय बजट के रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2021 में लैंसेट में एक अध्ययन ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में 35% की वृद्धि की सूचना दी। उसी महीने यूनिसेफ के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 15 से 24 साल के बच्चों में लगभग 14% यानी कि 7 में से 1 में अक्सर उदासी महसूस करना या काम करने में कम दिलचस्पी का होना जैसे लक्षण दिखाए हैं। कोविड के चलते स्कूल और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। नवंबर 2021 में सरकारों की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में 2020 में महामारी के दौरान आत्महत्याओं में 10% की वृद्धि हुई है। 2020 में प्रत्येक दिन लगभग 4,000 भारतीयों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है। महामारी से पहले भी भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी थी। 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया कि भारत में मानसिक बीमारी वाले लगभग 70 से 80% लोगों को इलाज नहीं मिला। ये शायद महामारी के दौरान और बढ़ गया। हमारे स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य के लिए धन की पारंपरिक रूप से उपेक्षा की गई है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित धन मुश्किल से प्राप्त हो रहा है।
फ्रेंड्स, पिछले साल के केंद्रीय बजट के विश्लेषण से पता चला कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए 932 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को सीधे वित्त पोषण के माध्यम से मिले थे और सामाजिक मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से 334 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। फ्रेंड्स, ये राशि स्वास्थ्य मंत्रालय के संपूर्ण स्वास्थ्य बजट का महज 0.8% हिस्सा है। बजट से पहले वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवंटित अल्प राशि के कम उपयोग की ओर इशारा कर रहा था। इस अल्प राशि का लगभग 95% वर्ष 2018-2020 में बिना खर्च किए वापस कर दिया गया। 2020-21 के लिए संशोधित अनुमानों में 30% की कमी की गई, संभवतः स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाव की कमी के कारण। ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय में एक गंभीर कार्यान्वयन समस्या की ओर इशारा करता है। जब तक इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक अतिरिक्त फंड आवंटन से भी देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार नहीं होगा। हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है और राज्यों को अपने राज्य के स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य के लिए धन बढ़ाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें वित्त मंत्री क्या कर सकते हैं। अल्पावधि में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित धन का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अवशोषण क्षमता की एक गंभीर चुनौती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को अचानक से बढ़ा दिए गए फंडिंग का परिणाम कल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होगा और वास्तव में ये एंटी प्रोडक्टिव माने प्रति उत्पादक होगा, क्योंकि फंड बिना खर्च किए वापस कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वर्ष में देखा है। वित्त मंत्री को एक मध्यम अवधि का दृष्टिकोण अपनाने और आने वाले 3 से 5 वर्षों में वित्त पोषण में क्रमिक माने कि धीरे धीरे वृद्धि की योजना की घोषणा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही धन का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रशासनिक क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। अगले 5 वर्षों में वित्त मंत्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आवंटन का कम से कम 10% मानसिक स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए। ये अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए मौजूदा बजट में कटौती बिना ही आसानी से किया जा सकता है। वित्त मंत्री को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इसी सरकार द्वारा बनाया गया है। कई नागरिक समाज संगठन वास्तव में समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, जैसा कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में से बरगद और ईश्वर संकल्प संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों द्वारा देखा गया है। इन कार्यक्रमों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दुनिया के 25 सबसे नए सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है और ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं। नागरिक समाज संगठनों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी की खोज करके इन कार्यक्रमों को बढ़ाने का ये अवसर है। वित्त मंत्री को उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत योजना में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के 13 पैकेजेस उपलब्ध हैं, लेकिन वे वर्तमान में केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पतालों में दिए जाते हैं। अन्य स्वास्थ्य पैकेजों के विपरीत जो निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा भी दिए जा सकते हैं। इन मानसिक स्वास्थ्य पैकेजों के कवरेज को निजी मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं तक विस्तारित करने के लिए अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य निधि आवंटन की जरूरत है। विकलांग कोविड रोगियों को लंबे समय तक अस्पताल में रहने का तथा फिर से भर्ती होने का खतरा अधिक। फ्रेंड्स, विकलांगता के साथ अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों में गैर विकलांग साथियों की तुलना में लंबे समय तक अस्पताल में रहने और फिर से भर्ती होने की संभावना पाई गई है, लेकिन अस्पताल में मरने या ICU में भर्ती होने की अधिक संभावना नहीं पाई गई है। ये स्टडी कनाडाई मेडिकल एसोसिएशन जर्नल CMJ में प्रकाशित की गई है। टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 1279 कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों पर अध्ययन किया। टीम ने अस्पताल में मृत्यु, ICU में प्रवेश,
अस्पताल में रहने की अवधि और शारीरिक अक्षमता, बिगड़ा हुआ श्रवण या दृष्टि, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट या बौद्धिक या विकासात्मक विकलांगता वाले लोगों के बीच 30 दिवसीय अध्ययन पूरा किया। इस शोध के बारे में बताते हुए इसके मुख्य संशोधकों ने कहा है कि विकलांगता को मिलने वाली प्राथमिकता का सवाल यहाँ पर हमेशा ही उपस्थित रहा है। जैसा कि हम देखते ही है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के लिए पात्रता मुख्य रूप से उम्र और चिकित्सा कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से तय की गई। इसके बाद उम्र और कोमॉर्बिडिटी का डेटा कैप्चर किया जाता रहा, लेकिन विकलांगता के आधार पर नहीं। 1279 अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों में से औसत की आयु 67 वर्ष थी। 58% पुरुष थे, 22.3 को विकलांगता थी, जिसमें शारीरिक विकलांगता 74.4%, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट या बौद्धिक विकासात्मक विकलांगता 8%, बिगड़ा हुआ श्रवण या दृष्टि 6.3% या मल्टीपल डिसेबिलिटीज 10% पाए गए। डिसेबल्ड कोविड पेशेंट्स नॉन डिसेबल्ड लोगों की तुलना में अधिक उम्र के थे और इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। वे लोग दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में रहते थे और पुरानी विकलांगताओं से ग्रसित थे। उनके पास मृत्यु का उच्च अनुमानित आधारभूत जोखिम भी था। समायोजन के बाद विकलांग रोगियों में विकलांगता के बिना अस्पताल में रहने वालों की तुलना में 36% को अधिक समय तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा और 77 को अधिक रीएडमिशन करनी पड़ी। हालांकि अस्पताल में मृत्यु या आईसीयू में प्रवेश के लिए दो समूहों के बीच कोई सांख्यिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। खराब परिणामों के लिए सबसे अधिक जोखिम टीबीआई, बौद्धिक या विकासात्मक अक्षमताओं और मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले रोगियों में था। आयु स्तरीकृत विश्लेषणों में जांचकर्ताओं ने देखा कि 65 वर्ष से कम उम्र के रोगियों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था, लेकिन विकलांगता वाले युवा रोगियों में रीएडमिशन का सबसे अधिक जोखिम था। CMAJ समाचार विज्ञप्ति में विकलांग लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी एक्ट हेल्थ केयर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष सैंडी बेल ने कहा कि 2.5 मिलियन ओंटेरियंस विकलांग है। फिर भी पूरे कोविड-19 में विकलांग लोगों को अनदेखा कर दिया गया। इससे हम और भी कमजोर हो गए, क्योंकि अब हमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कठिन, भ्रमित और डरावनी लग रही है। हम कनाडाई मानते हैं कि विकलांग लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने में मदद करने के लिए इस प्रकार के डेटा की वास्तविक मांग है। अध्ययन के लेखकों ने आगे उल्लेख किया कि जबकि विकलांग लोगों की गतिविधि की अलग अलग सीमाएं हैं, वे दूसरों की तुलना में कोविड-19 से इन्फेक्ट होने की अधिक संभावना में रहते हैं, क्योंकि कोविड के कारकों में शामिल है गरीबी से मुकाबला करना, निकट संपर्क देखभाल की आवश्यकता, सामूहिक देखभाल सेटिंग में रहना, अल्पसंख्यक समुदायों में रहना। इसके बावजूद सभी लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों और सिफारिशों का पालन समान रूप से नहीं करते। शोधकर्ताओं ने लिखा है कि विकलांग जन लंबे समय तक अस्पताल में रहने और धीमी गति से ठीक होने के कारण बार बार होने वाली इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। लेखकों ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए विकलांग लोगों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। इसके साथ ही अन्य मांगे भी की है, जिनमें विकलांग लोगों के लिए आवास, चिकित्सक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन, महामारी में देखभाल का व्यवधान, रोगी उन्मुख अस्पताल में रिलीज योजना की शुरुआत, ये सब मांगे शामिल है। साथ ही अध्ययनकर्ताओं ने कोविड-19 में विकलांगता से संबंधित डेटा को जमा करने और उस पर अध्ययन में मदद की भी मांग की है। आखिर में शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला कि भविष्य के शोध में लिंग के साथ विकलांगता का प्रतिच्छेदन महत्वपूर्ण साबित होगा, जो आगे चलकर कोविड-19 के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के प्रयासों को महामारी की प्रतिक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि उन विकलांग रोगियों के लिए समान देखभाल सुनिश्चित की जा सके जो कोविड पॉजिटिव है। ओडिशा पंचायत चुनाव में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का नामांकन पत्र कर दिया खारिज। उम्मीदवार ने की चुनाव आयोग से मदद की गुहार।
फ्रेंड्स, एक दिव्यांग के साथ कथित भेदभाव का मामला मंगलवार को ओडिशा में तब सामने आया जब एक नेत्रहीन व्यक्ति का आगामी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया था। पीड़ित की पहचान नुआपाड़ा जिले के कोमना ब्लॉक के गंडामेर गांव के निवासी शांतिलाल साबर के रूप में हुई है, जिसने आगामी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में सरपंच के पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। फ्रेंड्स, साबर ने आरोप लगाया है कि मैंने अपने गांव से नामांकन दाखिल किया, लेकिन खंड विकास अधिकारी BDO ने मेरा नामांकन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं पढ़ने और लिखने में असमर्थ हूँ। इस पर साबर ने आगे कहा, मैं ब्रेल लिपि का उपयोग करके पढ़ और लिख सकता हूँ, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत भाषा है। रिपोर्टों के अनुसार साबर ने जो नामांकन पत्र जमा किया था उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वो ओडिया लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने इस मामले में आयुक्त के हस्तक्षेप की मांग करते हुए राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय का दौरा किया। श्री साबर का कहना है कि मैंने अपने गांव से नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। रविवार को ओडिशा में पंचायती राज संस्थानों में विभिन्न पदों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए 8,648 नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिए गए थे। इनमें से वार्ड सदस्य पद के चुनाव के लिए दाखिल किए गए 5,544 नामांकन विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए। इसी तरह सरपंच पद के लिए 1,753 नामांकन, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,119 और जिला परिषद सदस्य के लिए 332 नामांकन खारिज कर दिए गए। जांच के बाद 2.2 लाख नामांकन पत्र वैध रहे। कुल वैध नामांकन पत्रों में से वार्ड सदस्य पद के लिए 1,56,753, सरपंच के लिए 32,860, पंचायत समिति सदस्य के लिए 27,034 और जिला परिषद सदस्य के लिए 3,767 रह गए। सरकार ने कहा, मानसिक रूप से विकलांग बच्चा है पारिवारिक पेंशन का हकदार। फ्रेंड्स, मानसिक रूप से विकलांग बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार है और इस प्रावधान की भावना को समझने और सम्मान करने की जरूरत है, ऐसा हाल ही में सरकार ने कहा है। यूनियन मिनिस्टर श्री सिंह ने कहा कि क्योंकि कुछ ऐसे मामले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में आए हैं जहां बैंकों द्वारा मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के संबंध में पारिवारिक पेंशन की अनुमति नहीं दी गई थी। मोदी सरकार आम आदमी के लिए सुशासन और जीवन की सुगमता के मंत्र का पालन करती है। उस भावना में परिवार पेंशन के लिए नामांकन के प्रावधान का उद्देश्य मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने या माता पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा करने में किसी भी परेशानी से बचने के लिए है। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में बैंक द्वारा अभिभावक प्रमाण पत्र के लिए जोर देना नामांकन के उद्देश्य को विफल करता है और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan.
ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं। अगर आपके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, हमें 8 साल पूरे हो गए हैं आपके सहयोग से। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, हमारा पार्ट बनने के लिए। ये आपकी मोहब्बत के बिना पॉसिबल नहीं था। इन 8 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ नया करने की कोशिश की है। कई चीज़ों में हम कामयाब रहे हैं, कई चीज़ों में अभी हमें कामयाबी मिलनी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा और हम कुछ अच्छा समाज के लिए करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुजेशन है तो आप दिल खोल के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, किस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करके भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। 1 फरवरी को बजट आया, आप सभी को मालूम है। 31 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट राष्ट्रपति साहब के हवाले से आई। उन्होंने कहा, एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी एंड डिग्निफाइड लाइफ फॉर द डिसेबल्ड हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और खास तौर पे इतने बड़े पद से स्टेटमेंट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट डिसेबिलिटी को लेके संजीदा है, उनके जहन में डिसेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात है कि कैसे हम डिसेबल्ड की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। डिबेट करने को हम कर सकते हैं कि क्या अगर ऐसा है तो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिख रहा, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर स्टेटमेंट आती है तो हमें स्वागत करना चाहिए। अगर नहीं आती फिर हम लोग ये बातें करते कि यार उन्होंने बोला ही कुछ नहीं डिसेबिलिटी के बारे में। तो कम से कम ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम राष्ट्रपति साहब का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको कलेक्टिवली निभाना भी चाहिए। और राष्ट्रपति साहब से यही निवेदन है कि जो आप राज्यसभा में 12 सीटें मनोनीत करते हैं अलग अलग फील्ड के लोगों को, 2 सीटें डिसेबल्ड के लिए रिजर्व करें। तो सच्चे मायनों में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करेंगे। बजट में हाइक हुई है थोड़ी सी। पिछली बार 1171 करोड़ था, इस बार 1212.42 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। सेक्रेटरीएट के लिए 40.50 करोड़, स्कॉलरशिप के लिए 105 करोड़ रुपए, नेशनल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 635 करोड़, ऑटोनोमस बॉडीज के लिए 431 करोड़ पॉइंट समथिंग और 0.11 करोड़ रुपया पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। इसके अलावा नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 120 करोड़ रुपया और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 85 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। तो ये बजट में आया है। सवाल ये नहीं है कि आपने कितना इंक्रीज किया है, जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है। पेंशन को लेके एक बड़ी डिमांड थी कि पेंशन बढ़ाई जाए, तो वो अभी तक 300 रुपया ही सेंटर देती है, उसमें कुछ नहीं किया गया। काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं कोरोना में, तो कैसे जॉब्स के लिए कुछ पैसा और एलोकेट किया जाए या कैसे जॉब्स प्रोवाइड करवाएं डिसेबल्ड को, उस पर कुछ नहीं कहा गया। एक और डिमांड थी जो हेल्थ कवरेज है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वो सभी डिसेबल्ड को देना चाहिए और उसमें इनकम का क्राइटेरिया हटा देना चाहिए, उस पर बात नहीं हुई है। तो ये जो तमाम चीजें थी वो हुई हैं। अब सवाल मेरा ये है अवर ओपिनियन में कि पिछली बार भी बजट आया था, आप बजट बढ़ा लीजिए, 2000 करोड़ कर दीजिए, लेकिन जब आप खर्च ही नहीं कर पा रहे तो फिर उस बजट का फायदा क्या है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि नवंबर तक सिर्फ 400 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ था। अरे भाई पेंडेमिक चल रहा है, इतना कुछ करने को है, उसमें भी आप बजट खत्म नहीं कर पा रहे। तो ये बजट ठीक है, इट्स ओके, कुछ खास नहीं है। हर बार कुछ एलोकेट करना होता है, वो कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमारे लिए एलोकेट किया गया है, लेकिन बहुत कुछ इसमें मिसिंग है। आरपीडी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को आगे ले जाना, जॉब्स का जो एक बड़ा इशू बना हुआ है उस पर कुछ ना आना। हाँ, एक चीज और अच्छी हुई है, 80DD में डिडक्शन अब गार्डियन को मिलेगी डिसेबल्ड को। अगर कोई डिसेबल्ड फैमिली एक डिसेबल्ड का इंश्योरेंस लेती है तो पहले था कि शायद उनके मरने पर ही
लमसम अमाउंट कुछ उनको मिलेगा, लेकिन अब 60 साल की उम्र में जो गार्जियन है वो क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी इसको लेके, तो 80DD में अब ये एक मेजर चेंज हुआ है। ये एक चीज है कि जो इस बजट में खास रही है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड बात आपके साथ फिर करूंगा 80DD को लेके, लेकिन बहरहाल बजट में हमारे लिए इस बार यही है। अगले सप्ताह फिर आऊंगा, इलेक्शन भी चल रहे हैं, कुछ उस पर भी देखेंगे क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल बजट में हमारे लिए यही कुछ है। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन पत्र जिन पदों के लिए किया जा सकता है उनमें शामिल हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2022 है। अप्लाई करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ssc.nic.in। आई रिपीट www.ssc.nic.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन प्रतिभागियों ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2021 के लिए इनरोलमेंट किया था, यानी अपने आप को नामांकित किया था, उनके एप्लीकेशंस में अगर कोई त्रुटि है या अगर वे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो वे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर अपनी एप्लीकेशंस में करेक्शन कर सकते हैं। वेबसाइट रिपीट की जाती है www.ssc.nic.in। दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए काम कर रही एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एकजुट में एक फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। एक ऐसी फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है जो दृष्टिबाधित लड़कियों को कंप्यूटर सिखा सके। आरंभिक तौर पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को 15,000 रुपए मासिक वेतन व अकोमोडेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन गुणों की आवश्यकता एक टीचर के रूप में इस पद के लिए की जा रही है: एक, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एफिशिएंसी इन वर्किंग विद स्क्रीन रीडर्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एक्सेट्रा। ज्यादा जानकारी के लिए आप danish.mahajan88@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बजट 2022 विकलांगों के माता पिता के लिए धारा 80 DD के तहत नई कर राहत पेश कर रहा है। भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए और क्या कर सकती है वित्त मंत्री। विकलांग कोविड रोगियों को लंबे समय तक अस्पताल में रहने का तथा फिर से भर्ती होने का खतरा अधिक। ओडिशा पंचायत चुनाव में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का नामांकन पत्र कर दिया खारिज। उम्मीदवार ने की चुनाव आयोग से मदद की गुहार। विभिन्न राजनीतिक दल विकलांग समुदाय की कर रहे हैं उपेक्षा। 2 विकलांगता कार्यकर्ताओं ने किया RPWD अधिनियम 2016 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। विकलांग जनों के लिए शहरों को समावेशी बनाने पर आयोजित हुआ ई-संवाद। तमिलनाडु में विकलांग बच्चों के लिए जल्द ही घर घर में आएगी नई शिक्षा प्रणाली। सरकार ने कहा मानसिक रूप से विकलांग बच्चा है पारिवारिक पेंशन का हकदार। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।